मनुष्य की सृजनात्मक चेतना के परिष्कार के रूप में साहित्य को देखा जा सकता है। साहित्य सहृदय की सृष्टि है, इसीलिए इसे भावना शक्ति के साथ जुड़कर देखा जा सकता है। साहित्य की सार्वभौमता, शाश्वतता उसे देश काल वातावरण के बंधनों से ऊपर उठाती है। फिर भी साहित्य के स्वरूप को जानने के लिए मनुष्य प्रयत्नरत रहा है। अपनी सीमा तक साहित्य को समझ वह उसे शब्दबद्ध करने की कोशिश करता आया है। अर्थात साहित्य के जिस स्वरूप की चर्चा कर उसकी विशेषताओं को क्रमबद्ध किया जा चुका है, वह अब तक पूर्ण सत्य तक न पहुंचकर उसका अंश मात्र ही सिद्ध हुई है। साहित्य का स्वरूप समझने के पूर्व साहित्य शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। मात्र हमें यह भी स्मरण रखना है कि यहाँ काव्य के पर्याय में साहित्य शब्द को रखा जा रहा है। अतः साहित्य शब्द का अर्थ जानने से पूर्व साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति को समझना आवश्यक है। तत्पूर्व प्रश्न यह उठता है कि व्युत्पत्ति है क्या? व्युत्पत्ति अर्थात विशेष उत्पत्ति। दुनिया के किसी भी भाषा के शब्दों का सूक्ष्म अध्ययन करने वाला, शब्दों के मूल उद्भव या इतिहास का अभ्यास करने वाला यह शास्त्र है व्युत्पत्ति शास्त्र। कोई शब्द उस भाषा में कब, कैसे, कहां से आया, समय के साथ उस शब्द में क्या परिवर्तन हुए, शब्द के अर्थ में हुए वाले परिवर्तनों को, शब्द के अर्थ में होने वाले बदलावों को सूक्ष्म रूप से रेखांकित करने वाला, इनका अध्ययन करने वाला व्युत्पत्ति शास्त्र विषय है। शब्दों के अध्ययन के साथ ही समाज के भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक परिवर्तन का अंकन भी इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। व्युत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से शब्द के अर्थ को जानने के लिए दो क्रियाएं अंगीकृत की जा सकती हैं। शब्द का विग्रह करना या समास करना। विग्रह जहां शब्द के प्रकृति प्रत्यय को अलग करता है, तथा समास जिसमें प्रकृति प्रत्यय का मेल किया जाता है या उसका योग अपेक्षित होता है। विग्रह अनुसार साहित्य से जुड़ा सूत्र संस्कृत परंपरा में मिलता है। सहितस्य भाव साहित्यम, अर्थात साहित्य वह है जिसमें सहितस्य का भाव हो। सहित अर्थात स अधिक हित, सहितो अधिक यत प्रत्यय अर्थात साहित्य। यत प्रत्यय के योग से साहित्य शब्द की निर्मिति हुई है। स अधिक हित या सहितो यहाँ दो अर्थ बताते हैं। शब्द और अर्थ का साथ होना अर्थात सहभाव तथा हित का भाव। इस दृष्टि से संस्कृत परंपरा में काव्य लक्षण की दो धाराएं प्रवाहित देखी जा सकती हैं। एक धारा विशिष्ट शब्दार्थ पर बल देने वाली थी, तो दूसरी धारा विशिष्ट शब्द पर। इनके अलावा और एक तीसरा वर्ग भी देखा जा सकता है जो केवल अर्थ पर बल देता है, पर वक्रोक्ति जीवितकार इस वर्ग की ओर मात्र संकेत करते हैं। साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्यायी है। लिटरेचर शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लेटर से हुई है। लेटर का हिंदी पर्याय वर्ण है। साहित्य के स्वरूप को अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आमतौर पर काव्य या साहित्य को ललित कला कहा जाता है। ललित कला या फाइन आर्ट अर्थात सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाएं, जिसमें सुकुमारता, सौंदर्य हो या उपयोगिता का भाव हो, जो व्यक्ति सापेक्ष है। इन ललित कलाओं में हम चित्रकला, संगीत, नृत्य कला, नाना तरह के शिल्प, नाटक, वास्तुकला को भी लेते हैं। इन्हीं ललित कलाओं के समान साहित्य भी ललित कला ही माना गया है, जिसमें किसी रंग या तुलिका, छैनी या पत्थर या संगीत आदि साधनों का प्रयोग न करते हुए भी महज भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने अंतरंग की अनुभूति को अभिव्यक्त करता है। इस दृष्टि से
साहित्य की परिभाषा होंगी भाषा के माध्यम से अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्त कराने वाली ललित कला काव्य या साहित्य है। इसके पूर्व भाषा विज्ञान में भी हम समझ चुके हैं कि मनुष्य के भाव विश्व में अंतरंग में पहले अनुभूति का जन्म होता है, तत्पश्चात वह अभिव्यक्त होती है। जैसे किसी पुष्प के गंधों को पहले अनुभूत किया जाएगा, फिर वाह जैसे शब्दों के माध्यम से या चेहरे के खिलने से इस भाव को अभिव्यक्त किया जाएगा। भाषा के माध्यम से होने वाली अंतरंग की अभिव्यक्ति विविध भावों की अनुगामिनी हो सकती है। छायावादी युग के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी कविता कुकुरमुत्ता से यह पंक्तियां यह दृष्टव्य है कि किस तरह एक रचनाकार की आंतरिक अनुभूति को शब्द भाषा सशक्तता से अभिव्यक्त करती है। अतः कह सकते हैं भाषा के माध्यम से अंतरंग की अनुभूति जो अभिव्यक्त हो रही है वह ललित कला काव्य या साहित्य कहलाएंगी। जहां तक काव्य और साहित्य इन दोनों शब्दों के एक दूसरे के पर्याय में प्रयोग की बात है, साहित्य शब्द का प्रयोग 7वीं-8वीं शताब्दी से मिलता है। इसके पूर्व साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। भाषा विज्ञान के नियमानुसार एक ही अर्थ में जब दो शब्दों का प्रयोग होता है तो उनमें से धीरे धीरे एक शब्द का अर्थ संकुचित या परिवर्तित होता है। काव्य और साहित्य शब्द के साथ यही हुआ, जिसके कारण काव्य शब्द का अर्थ संकुचित होकर केवल काव्य कविता तक सीमित हो गया, तो साहित्य शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। गद्य पद्य की सभी विधाएं आज साहित्य शीर्षक के अंतर्गत आ गई हैं। साहित्य की परिभाषाएं। काव्य के स्वरूप को लेकर इसे परिभाषित करने का प्रयास ईसवी सन पूर्व 200 के आसपास से अब तक हो रहा है। साहित्य के लक्षण प्रस्तुत करते हुए उसे परिभाषित करने का प्रयास तो हुआ, पर इन प्रयासों में अतिव्याप्ति अव्याप्ति का दोष होने से साहित्य की पूर्ण या संतोषजनक परिभाषा पर अब तक कार्य जारी है। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य जगत में साहित्य की परिभाषा को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ है। साहित्य को लेकर इन विद्वानों की धारणाएं तत्कालीन समय समाज एवं साहित्य से प्रभावित रही हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं संस्कृत विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। आचार्य भरत मुनि। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभ ही नाट्य शास्त्रकार आचार्य भरत मुनि से किया जाता है। आचार्य भरत मुनि विशेषवादी शाखा के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य में साहित्य स्वरूप विश्लेषण का प्रारंभ ही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र इस ग्रंथ से माना जाता है। नाट्य शास्त्र का प्रमुख विवेच्य विषय नाट्य है, मात्र प्रसंगवश इसमें साहित्य स्वरूप का विश्लेषण भी हुआ है। नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में भरत मुनि ने काव्य के लक्षण, दोष, गुण, अलंकारों की चर्चा की है। शब्दों की 36 विलक्षणताओं का भी वे उल्लेख करते हैं। भरत मुनि के द्वारा साहित्य के स्वरूप को लेकर दिया गया निम्न विधान महत्वपूर्ण है। मृदु ललित पदाढ्य गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्य युक्तिम नृत्य यज्ञम बहुरसकृत मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्य नाटक प्रेक्षणाम। भरत मुनि सिर्फ काव्य की बात न कहकर शुभ काव्य की चर्चा करते हैं, जिसके अनुसार नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों से की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ गूढ़ न हो, जिसे जन साधारण सरलता से समझ सके, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना की जा सके, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए गए हो और जिसमें कथानक संधियों का निर्वाह किया गया हो।
भरत मुनि की इस व्याख्या को देखने के पश्चात हमें पुनश्च एक बार स्मरण रखना होगा कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाट्य विधा पर आधारित है। अतः यहाँ नृत्य की योजना संबंधी उनका वक्तव्य प्रसंगानुकूल है। नाटक के आधार पर काव्य का लक्षण प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रयास निश्चित ही सराहनीय रहा है, लेकिन केवल इसमें नाटक के तत्वों का निरूपण है, अतः इसे पूर्ण काव्य लक्षण नहीं माना गया। भरत मुनि के पश्चात वेद व्यास का साहित्य के संदर्भ में किया गया वक्तव्य यह महत्वपूर्ण है। साहित्य स्वरूप को स्वतंत्र रूप से विश्लेषित करने का प्रथम प्रयास वेद व्यास रचित अग्नि पुराण में देखा जा सकता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र में अग्नि पुराण की परिभाषा को सबसे प्राचीन परिभाषा मानते हैं, जिसके अनुसार संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य स्फुरदलंकार गुणवदोष वर्जितम, अर्थात इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित और गुणयुक्त हो। इस परिभाषा का अध्ययन करने के पश्चात 5 बातें स्पष्ट होती हैं, जिसके अनुसार साहित्य की परिभाषा में संक्षिप्त वाक्य, इष्ट अर्थ अर्थात इष्टार्थ, अलंकार, गुण व दोष आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। किंतु इस परिभाषा अनुसार काव्य को बाह्य सीमा में बांधने का प्रयास यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है, पर उसका मुख्य स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया है। अतः भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार साहित्य की परिभाषाओं की ओर सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से इंगित करने की परंपरा आचार्य भामह से मानी गई है। अपने ग्रंथ काव्यालंकार में साहित्य की परिभाषा देते हुए भामह कहते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह वे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण देते हुए स्पष्ट रूप से शब्दों और अर्थ के सहभाव को ही काव्य माना। काव्य के लिए शब्दों और अर्थ दोनों की संगति आवश्यक है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। काव्य या आम बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता, अतः काव्य में सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, क्योंकि सार्थक शब्दों में ही अर्थ प्रतीत कराने की क्षमता होती है। किंतु भामह की इस परिभाषा की सीमा दर्शाने वाले विद्वानों के अनुसार शब्दों और अर्थ का सहभाव तो शास्त्रों की या विज्ञान संबद्ध पुस्तकों में भी दिखाई देता है, लेकिन इन ग्रंथों को हम साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। अतः यह संभव नहीं है कि केवल शब्दों और अर्थ का सहभाव ही उसे काव्य या साहित्य की उपाधि दे। आचार्य दंडी। भामह के पश्चात आचार्य दंडी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है, शरीर तावद इष्टार्थ व्यावच्छिन्न पदावली। अपने ग्रंथ काव्यादर्श में इस उक्ति का स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली है। अपने ग्रंथ काव्यादर्श में साहित्य की परिभाषा की ओर इंगित करते हुए दंडी कहते हैं, काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है, जहाँ इष्टार्थ का अर्थ है अभिप्रेत अर्थ, अपेक्षित अर्थ। किंतु दंडी ने अर्थ को काव्य न मानकर केवल काव्य का शरीर माना है। दंडी के इस परिभाषा में भी काफी विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि भाषा विज्ञान के अनुसार काव्य का शरीर शब्द है तो काव्य की आत्मा अर्थ है। मात्र यह दंडी अर्थ को ही काव्य का शरीर मानता है। अतः दंडी ऊपरी तौर पर काव्य के शरीर के बारे में बात करता है, काव्य की आत्मा के संबंध में नहीं। आचार्य वामन। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में सूत्र रखा था, काव्य ग्राह्यम अलंकारात्, अर्थात काव्य अलंकारों से ही ग्राह्य होता है।
काव्य स्वरूप के विवेचन के संदर्भ में वे जोड़ते हैं, काव्य शब्दोय गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते भक्त्या तु शब्दार्थ मात्र वचनोत्र गृह्यते। अर्थात काव्य वह शब्दार्थ है जहाँ गुण व अलंकार से उसका संस्कार किया जाता है, किंतु जहाँ काव्य के लिए केवल शब्द या केवल अर्थ का प्रयोग होता है उसे मात्र औपचारिकता ही समझनी चाहिए। वामन की साहित्यिक संबंधी परिभाषा में अन्य एक परिभाषा का उल्लेख किया जाता है जिसके अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पदावली ही रीति। वामन अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र के अनुसार काव्य की आत्मा रीति को मानते हैं और रीति की परिभाषा देते हुए वे विशिष्ट पदावली ही रीति है यह कहते हैं। वामन इस परिभाषा में विशिष्ट पदरचना को काव्य का शरीर मानते हैं और रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। वामन के इस मत पर भी आक्षेप लेते हुए कहा गया है कि वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना और साथ ही पदरचना भी माना, जबकि पदरचना तो काव्य का बाह्य पक्ष है, अर्थात वह शरीर का पक्ष है, तो फिर वह आत्मा कैसे हुई। अतः वामन की इस परिभाषा को असंगत मान के इसे दोषयुक्त कहा गया। आचार्य विश्वनाथ की साहित्य की दी गई परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम अथवा वाक्य रसात्मके काव्य। आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहते हैं, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह वाक्य का तात्पर्य उन शब्दों से है जो अर्थयुक्त हो, अर्थात सार्थक शब्द से ही वाक्य बनते हैं। उनके रसात्मक शब्द में काव्य की अनुभूति यहाँ साफ झलकती है। आचार्य मम्मट तददोषे शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनःक्व्यापी। काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में आचार्य मम्मट कहते हैं कि दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ ही काव्य है जो कभी कभी अलंकारों से रहित भी होते हैं। मम्मट ने निर्दोषता को साहित्य का अनिवार्य गुण मान लिया है, अर्थात शब्द अथवा वाक्य में दोष की स्थिति से काव्यत्व खंडित हो सकता है। साथ ही अलंकार को भी वो साहित्य का अनिवार्य अंग नहीं मानते हैं, इसलिए अलंकार की स्थिति को उन्होंने पर्याय में रखा है। पंडित जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रसगंगाधर इस ग्रंथ में जगन्नाथ के द्वारा दी गई व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। यह रमणीय का अर्थ है आनंद प्रकट करने वाला। पंडित जगन्नाथ रमणीय का अर्थ चमत्कार पूर्ण आह्लाद मानते हैं। मात्र जगन्नाथ के इस मत पर भी आक्षेप लेते हुए कहा गया है कि काव्य का निर्माण मात्र रमणीयता को लेकर नहीं होता है, क्योंकि उसमें दुख, करुणा, दैन्य आदि भावों का समावेश भी होता है। इस प्रकार संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाओं का अवलोकन किया जा सकता है।